जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 19वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने असेंबली बम केस में कुछ सरकारी गवाहों के विरोधाभासी बयानों को सुना। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हो तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को झूठे बयानों के सहारे दी गई आजीवन काला पानी की सजा के सच को उजागर करने वाली इस कोशिश में आज बात करेंगे डॉक्टर रॉबसन के मनगढ़ंत बेबुनियाद बयान की। दोस्तों, रॉबसन उन दिनों भारत में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स थे। 5 जून 1929 को अदालत में दिए अपने बयान में रॉबसन ने बताया कि कलकत्ता में मैंने केमिकल एग्जामिनर के साथ बमों के टुकड़ों की जांच की। केमिकल एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, मैंने वो रिपोर्ट देखी और उसके आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला कि बमों में पोटाशियम क्लोरेट और पिक्रिक एसिड का मिश्रण था। रॉबसन आगे कहते हैं कि वे टुकड़े बमों के खोल के थे। इन पर मिले ग्रूव्स से पता चलता है कि धमाके के समय बम के अधिक से अधिक टुकड़े हों, इसलिए खोल में ग्रूव्स बनाए गए थे। टुकड़ों को देखकर लगता है कि खोल को तोड़ने के लिए बहुत ताकतवर धमाका हुआ होगा। मेरी राय में यह बम किसी की जान लेने में सक्षम थे। अधिक नुकसान नहीं हुआ। इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक ये कि विस्फोटकों को सही ढंग से नहीं मिलाया गया होगा, जिसके कारण उनमें पूरी तरह विस्फोट नहीं हुआ। नंबर 2, जिस अनुपात में विस्फोटक सामग्री को मिलाया जाना था वो उस अनुपात में नहीं मिलाई गई होगी। नंबर 3, धमाकों की ताकत खोल को तोड़ने में ही खर्च हो गई। यह बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान कीजिएगा। कहते हैं कि धमाकों की ताकत खोल को तोड़ने में ही खर्च हो गई। आगे चल के बात करेंगे फिर ताकत थी कितनी। रॉबसन कहते हैं कि मैंने धमाकों की जगह नहीं देखी थी। मैंने 20 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट दी थी। 27 अप्रैल को इसमें सुधार के लिए सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दी। क्यों दी भाई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, क्या कमी रह गई थी? रॉबसन अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट में लिखते हैं कि टुकड़ों को देखकर लगता है कि प्रत्येक बम के अंदर 6 से 7 औंस विस्फोटक था। इनको खाली खोल के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे और उन टुकड़ों को देखकर इन्होंने कह दिया कि इनमें 6 से 7 औंस विस्फोटक था। बाद में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट देते हैं, उसमें लिखते हैं कि यह 3.5 से 4 औंस पढ़ा जाए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इनको पता कैसे चला पहले 6 से 7 औंस और अब कह रहे हैं 3.5 से 4 औंस। दोस्तों, ना 6 से 7 औंस था, ना 3.5 से 4 औंस। और मैं क्यों कह रहा हूं यह बात? देखिए, ये बम कहां बने थे? ये बने थे आगरा में। और आगरा में सिर्फ ये 2 बम ही नहीं बने थे, और भी कई सारे बम बने थे। जब आगरा का वो घर खाली किया गया 31 मार्च 1929 को, तो बाकी सारे बम सहारनपुर भेज दिए गए थे। 13 मई 1929 को सहारनपुर की उस फैक्ट्री पर जब पुलिस की रेड हुई तो वहां से 6 जिंदा बम मिले थे। ये बम आगरा में ही बनाए गए थे। इन बमों की जब वहां जांच हुई तो इसमें जो विस्फोटक मिला था, 6 में से कुछ में 1.8 औंस था तो कुछ में 2.2 औंस। यानी कि जितना रॉबसन ने पहले बताया उसके 1/3 से भी कम, और जितना दूसरी बार बताया उसके आधे से भी कम। इससे जाहिर होता है कि रॉबसन अपने बयान में बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे थे, बमों की मारक क्षमता को बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, ताकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केस मजबूत बन सके। और तर्क क्या देते हैं? कहते हैं कि मैंने इन टुकड़ों को मार्च 1924 के कलकत्ता के मानिकतौला बम केस में बरामद हुए बमों से कंपेयर किया था, जिससे मुझे लगा कि ये बम उसी आकार के थे। अरे 1924 में कोई बम आपको मिले थे? इसके छोटे छोटे टुकड़े देख के आप कह रहे हो कि ये उसी साइज के थे। और कहते हैं कि बम के इतने अधिक टुकड़े इसलिए हुए क्योंकि धमाके बहुत ताकतवर थे। दोस्तों, रॉबसन के बयान में कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है देखिए। एक और वो कहते हैं कि बमों के खोलों में ग्रूव्स इसलिए बनाए गए होंगे ताकि विस्फोट होने पर बम अधिक से अधिक टुकड़ों में फटे। दूसरी ओर कहते हैं कि इतने टुकड़े इसलिए हो गए क्योंकि बम बहुत ताकतवर थे। तो भाई, पहले आप तय कर लीजिए, बम के अनेक टुकड़े कैसे हुए? उसके खोल में बने ग्रूव्स के कारण मोटाई कम होने से या बमों की ताकत अधिक होने से?
इसके अलावा यह भी कहते हैं कि ज्यादा नुकसान शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विस्फोटकों की ताकत खोल को तोड़ने में ही खत्म हो गई। अगर विस्फोटकों की ताकत खोल को तोड़ने में ही खत्म हो गई तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बम बहुत ताकतवर थे? बम के खोल में ग्रूव्स थे और फिर भी इनको तोड़ने में ही ताकत खत्म हो गई। कैसे ताकतवर बम थे? 20 अप्रैल 1929 को लिखी अपनी रिपोर्ट में रॉबसन कहते हैं कि बम इतने ताकतवर थे कि यह तो एक चमत्कार था कि लोगों की जान नहीं गई। अभी तक अदालत में ये हजरत वही बोले जा रहे थे जो इनको सरकारी वकील राय बहादुर सूरज नारायण ने सिखाया था, लेकिन देखा आपने कि उसमें भी कितने छेद थे। उसके बाद बारी आई बचाव पक्ष के वकील आसफ अली द्वारा इनके क्रॉस एग्जामिनेशन की। आसफ अली के टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब देते हुए रॉबसन के पसीने छूट गए। वैसे भी गर्मी का मौसम था। आसफ अली ने पहले तो इनसे इनकी पढ़ाई लिखाई, डिग्री आदि के बारे में ही ढेरों सवाल कर डाले। फिर आए असल मुद्दे पर। आसफ अली ने पूछा, क्या यह सच है कि बम के ज्यादातर टुकड़ों पर कैल्शियम कार्बोनेट के अंश मिले हैं? रॉबसन कहता है कि हां। वो ना कह भी नहीं सकता था क्योंकि केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में यह बात साफ साफ लिखी थी। आसफ अली ने फिर पूछा कि बम में कैल्शियम कार्बोनेट का क्या उपयोग हो सकता है? क्या यह विस्फोटक की ताकत बढ़ाता है? अब सवाल वैज्ञानिक था तो उत्तर मजबूरी में वैज्ञानिक देना पड़ा। रॉबसन कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट विस्फोटक नहीं है बल्कि रिटार्डेंट है। बम में इसका प्रयोग केवल विस्फोटक की ताकत को कम करने के लिए ही किया जा सकता है। आसफ अली ने अगला सवाल दागा, आपने भारत में बहुत बमों की जांच की है, उनमें मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन कौन से सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स होते हैं? रॉबसन कहता है कि नॉर्मली इनमें विस्फोटक के अलावा कीलें, कांच, लोहे और पत्थर के टुकड़े होते हैं। फिर आसफ अली ने पूछा, क्या असेंबली में फेंके गए बमों में भी ऐसी कोई चीज मिली? रॉबसन का उत्तर था कि नहीं। आसफ अली ने बमों की मारक क्षमता बढ़ाने वाले कुछ और केमिकल्स के बारे में भी रॉबसन से पूछा कि क्या ये खतरनाक पदार्थ बमों के टुकड़ों में मिले? सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर मिल रहा था कि इन बमों में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। रॉबसन ने 20 अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि चमत्कार था कि किसी की जान नहीं गई, वरना बम बहुत ताकतवर थे। और यह भी लिखा था कि बमों की प्रकृति देखकर कह सकता हूं कि इनका निर्माण और प्रयोग हत्या के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से नहीं किया गया। दोस्तों, डॉक्टर रॉबसन की नीयत और ईमानदारी के बारे में आप खुद फैसला कर लीजिए। इन्हें पता था कि बमों के अधिकतर टुकड़ों पर कैल्शियम कार्बोनेट लगा था। बमों में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग केवल उनकी मारक क्षमता को कम करने के लिए ही किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बम जानबूझकर कमजोर बनाए गए थे, लेकिन रॉबसन ऐसा नहीं कह सकते। इससे तो उनका केस कमजोर हो जाता ना। इसलिए उन्होंने एक और शगुफा छोड़ा। वो कहते हैं कि बमों के टुकड़ों पर कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों की सफेदी या प्लास्टर से लगा होगा। जब इन हजरत से पूछा गया कि क्या आपने असेंबली में जाकर देखा था कि बमों के टुकड़े कहां मिले, इनका उत्तर था कि नहीं, ये असेंबली गए नहीं, इन्होंने देखा नहीं टुकड़े कहां मिले, और कह रहे हैं कि दीवारों से टकराकर कैल्शियम कार्बोनेट लग गया होगा। खुद सेशन जज ने अपने फैसले में यह लिखा है, ना चाहते हुए ही सही लिखना पड़ा कि 117 टुकड़ों में से 77 पर कैल्शियम कार्बोनेट मिला और यह दीवारों से टकराकर नहीं हो सकता। अच्छा, रॉबसन यह भी मानते हैं कि भारत में इससे पहले प्रयोग हुए बमों में उनकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स जैसे कीलें, कांच आदि का प्रयोग होता रहा था, जबकि असेंबली में फेंके गए बमों में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी कह रहे हैं कि इनका निर्माण और प्रयोग हत्या के सिवाय किसी और उद्देश्य से नहीं किया गया। दोस्तों, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। कुल 6 लोगों में से 5 को बेहद मामूली खरोंचे, 1 को थोड़ी सी ज्यादा चोट लगी थी। बमों में कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स नहीं थे। उल्टा ज्यादातर टुकड़ों पर बमों की ताकत कम करने वाला कैल्शियम कार्बोनेट मिला। फिर भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स कहते हैं कि यह तो चमत्कार था कि जान नहीं गई किसी की।
इस तरह की झूठी और मनगढ़ंत गवाहियों के सहारे अंग्रेजों ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सजा दी थी। कुछ और भी सरकारी गवाह थे, जैसे W.H. डेविस, जिसने कहा कि मैंने भगत सिंह को पिस्तौल से गोली चलाते देखा, और H.F. विल्सन, जो PWD में वुड वर्कशॉप का इंचार्ज था और जिसने टूटे हुए फर्नीचर की मरम्मत करवाई। विल्सन ने बताया था कि पहले धमाके से लकड़ी के फर्श में 1.5 फुट बाई 1.5 फुट के क्षेत्र में फर्श टूट गया था। लकड़ी का फर्श था, जहां पहला बम गिरा वहां 1.5 फुट बाई 1.5 फुट के एरिया में फर्श टूटा। दूसरे धमाके से सीट नंबर 87, 88, 89, 146, 147 और 148 को नुकसान पहुंचा। इन सीटों की अपहोल्स्ट्री डैमेज हो गई थी। 1.5 फुट एरिया में लकड़ी का फर्श टूटता है, कुछ सीटों का कपड़ा फटता है, 5-6 लोगों को खरोंचें आती हैं। इस अपराध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिलती है। यह था अंग्रेजों का न्याय। आज की बात दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार चर्चा करेंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के उस ऐतिहासिक बयान की जो उन्होंने असेंबली बम केस में अदालत के सामने 6 जून 1929 को दिया था। उनका वो बयान क्रांतिकारी इतिहास का बेहद अनमोल दस्तावेज है। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। अगले शनिवार शाम 5 बजे फिर भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।